दोस्तों लास्ट ईयर तमिलनाडु के एमपी करुणानिधि ने बजट 2022 पे बात करते हुए लोकसभा में सरकार से जवाब मांगा कि नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए गवर्नमेंट ने तो नॉर्दर्न रेलवे को 13,200 करोड़ रुपए दिए, जबकि साउदर्न रेलवे को सिर्फ 59 करोड़ रुपए दिए। आप देख सकते हैं 13,200 और 59 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। एक फर्क और भी है, जहां पे हर 1,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देने पर ऑलमोस्ट साउदर्न स्टेट को सिर्फ 300 रुपए रिटर्न मिलता है, जबकि बिहार को हर 1,000 रुपए पे 9,220 रुपए रिटर्न मिलता है। दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि इतना भेदभाव के बावजूद साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज्यादा रिच और डेवलप्ड है। दोस्तों साउदर्न स्टेट देश के इकोनॉमी में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला इंडियन इकोनॉमी में 30% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जबकि इनकी पॉपुलेशन इंडिया का टोटल पॉपुलेशन से मात्र 20% है। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आजादी के समय सेम पैरामीटर पे रहने के बावजूद साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से इतना आगे कैसे निकल गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सभी को यह समझना जरूरी है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डिवीजन के अकॉर्डिंग इंडिया को 6 जोनल काउंसिल में बांटा गया, जो कि है नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न काउंसिल। अब नॉर्थ काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ काउंसिल में नहीं बल्कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर आता है। इस बेसिस पे नॉर्थ और साउथ को दिखाना सही नहीं होगा। अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे दिखाने का कोशिश करें तो पंजाब इसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि देश के बीचों बीच गुजरता है। हम इसी को रेफरेंस मानकर वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। साउदर्न काउंसिल में आने वाले स्टेट है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। यहाँ पर नॉर्दर्न काउंसिल और साउदर्न काउंसिल का डिफिनीशन पूरा हुआ। अब सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट हमेशा नॉर्थ इंडियन स्टेट को इतनी फेवर क्यों करती है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री के पन्ना को पलटना होगा। देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में तो कई सारे स्टेट हैं। ऐसे में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई राज्य ऐसे थे जिनका रेवेन्यू बहुत ही कम था, वहीं कई राज्य ऐसे थे जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसे हर 5 साल में चेंज किया जाना था। इस कमीशन की जिम्मेदारी यह तय करना था कि सारे स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं उसमें से कितना सेंटर को जाएगा और कितना स्टेट में बांटा जाएगा। इसी प्रोसेस से 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जिसका पर्पस भी सेम था कि सारे टैक्स को कैसे बांटा जाए एंड उसके लिए 6 फैक्टर को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग रिटर्न देना स्टार्ट किया, जिसमें से शामिल है एरिया, डेमोग्राफी, परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, टैक्स इफर्ट, पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्टेंस। अब ये 6 फैक्टर में 2 फैक्टर ऐसे थे जो साउथ इंडियन स्टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिनमें से पहला था इनकम डिस्टेंस और दूसरा था पॉपुलेशन। अब इनकम डिस्टेंस क्या है इसे समझते हैं। एक्चुअली देश का एवरेज पर कैपिटा इनकम और किसी पर्टिकुलर स्टेट के एवरेज पर कैपिटा इनकम के बीच के डिफरेंस को इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। अब इस हिसाब से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2 भाई है, इनमें से एक का इनकम है 10,000 रुपए और दूसरी का इनकम है 50,000 रुपए। अब मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर इन दोनों भाइयों के फादर है, तो इनकम डिस्टेंस रूल से चलते हुए अपने दोनों बेटों की सैलरी को ऐड कर देता है, यानी 10,000 प्लस 50,000, अब उनके पास कुल हो गए 60,000 रुपए। अब वह इसका एवरेज कर लेता है जो कि है 30,000 रुपए, और इस तरह से अब दोनों बेटों में 30,000 रुपए बांट देता है। यही कंसेप्ट पर टैक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी लो इनकम इक्वल टू मोर टैक्स रिटर्न। यही वजह है कि साउथ इंडियन इस पर चीटेड फील करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में तो उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं, लेकिन रिटर्न में सेंटर से उन्हें काफी कम पैसा मिलता है। उनकी दूसरी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगा उसे टैक्स में से ज्यादा शेयर मिलेगा। साउथ इंडियन लीडर्स का मुद्दा यह नहीं है
कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टैक्स का शेयर ना हो, बल्कि वह यह चाहते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट जो डेटा यूज कर रही है वो 2011 का नहीं बल्कि 1971 का हो। अब 1971 का क्या चक्कर है, इसे समझने के लिए एक बार फिर से इतिहास के पन्ना को पलटना पड़ेगा। दोस्तों, 1961 से लेकर 1971 के बीच इंडिया के अंदर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला था और इस 10 साल के ड्यूरेशन में 35% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन ने भी तेजी पकड़ ली। इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, लोअर फूड प्रोडक्शन, इस तरह के कई प्रॉब्लम से भारत गुजर रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कई तरह के मेजर स्टेप लिए, जिनमें से एक बढ़ते पॉपुलेशन के स्पीड को भी रोकना था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने नसबंदी एक मेजर स्टेप को उठाया और इस स्टेप को इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रही थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी तक रुक जाती थी जब तक कि वह नसबंदी न करा ले। अब उस समय कई स्टेट को यह डर लगने लगा कि अगर वह पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो गवर्नमेंट से मिलने वाली टैक्स रिटर्न भी कम हो जाएगी। इसको समझते हुए सरकार ने इन स्टेट को आश्वासन दिया कि वह पॉपुलेशन के लिए लेटेस्ट डेटा का यूज न करके 1971 का सेंसस डेटा यूज करेंगे। इसलिए आप पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर लिया तो फंड में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद साउथ इंडियन स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगा, लेकिन नॉर्थ इंडियन में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। 1971 से 2011 के बीच जहां केरला का पॉपुलेशन में 55% का इंक्रीजमेंट हुआ, वहीं पर उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में 130% का इंक्रीजमेंट हुआ। यही वजह है जब 2018 में 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का लेटेस्ट डेटा यूज करना चाहा तो उसे उस समय साउथर्न स्टेट से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट को 24,000 करोड़ तक का नुकसान हो रहा था। वहीं पर यूपी, बिहार और कई ऐसे राज्य को 35,000 करोड़ तक का फायदा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में सीटों की संख्या राज्य की आबादी को देखते हुए तय की जाती है। अगर अभी तक की बात करें तो सीटों की संख्या 1971 के सेंसस के आधार पर बांटा गया था, लेकिन आगे कभी 2011 के पॉपुलेशन डेटा को यूज किया गया तो यूपी और बिहार जैसे स्टेट को ज्यादा सीट मिलेंगे, यानी अब उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर होंगे। वहीं साउदर्न स्टेट की कई सारी सीटें उनसे छीन ली जाएंगे, साथ ही उनका पॉलिटिकल पावर भी कम हो जाएगा। दोस्तों, 1962 के दौरान तमिलनाडु के पास लोकसभा में कुल 41 सीट थी, जो अब कम होकर केवल 39 रह गई है। इसके चलते गवर्नमेंट पर लगातार साउथ इंडियन स्टेट को दबाने का आरोप लगता आ रहा है। तो ऐसे साउथ इंडियन स्टेट के लिए अनसुलझा सा सवाल यह बना हुआ है कि क्या वे नॉर्दर्न स्टेट की डेवलपमेंट के लिए हमेशा अपना पैसा देते रहेंगे और क्या नॉर्थ इंडियन ज्यादा पैसा पाने के लिए अपना पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट को इसीलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि वहां पर ज्यादा वोटर्स हैं? इन सारी सवालों का एक सुलझा सा जवाब है नहीं, क्योंकि यह मीडिया और कुछ पॉलिटिशियन के लिए एक चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर साउथ इंडिया के डेवलपमेंट पर उतना ही ध्यान देता है जितना कि नॉर्थ इंडिया पर। भले ही पॉपुलेशन के बेसिस पर नॉर्थ इंडियन स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जिसका मैक्सिमम फायदा साउदर्न स्टेट को मिलता है और वो है डेमोग्राफी परफॉर्मेंस। एक्चुअली डेमोग्राफी परफॉर्मेंस के चलते टोटल टैक्स का 12.5% उन स्टेट को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन को कम किया हो और जिनका हेल्थ, एजुकेशन जैसे फैक्टर पर बेटर परफॉर्मेंस है। तो इसमें जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए साउथ इंडियन स्टेट बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है जो हर कोई जानना चाह रहा है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इंडिया में कुल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन यदि आप उनके जीडीपी पर नज़र डालें तो साफ तौर पर देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टेट और वेस्टर्न स्टेट की जीडीपी नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। जो स्टेट जीडीपी में सबसे नीचे है उनकी अर्निंग एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, वहीं जीडीपी में टॉप पर रहने वाले स्टेट में इंडस्ट्री बड़ी संख्या में मौजूद है। यदि हम साउथ इंडिया के 5 स्टेट को कंबाइंड कर दें तो ऑलमोस्ट इनके पास 1447 इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो लगभग पूरी इंडिया का 37% शेयर है। जबकि आज़ादी के समय की बात करें तो नॉर्थ हो या साउथ, दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी।
तो फिर साउथ में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ के पीछे क्या रीजन है? दोस्तों, इसका एक मेन रीजन है जियोग्राफिकल लोकेशन। साउथ की सभी राज्यों का एक छोर समुद्र से मिलता है, जिसके वजह से फॉरेन कंपनी को इंडिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए नॉर्थ की वजह साउथ बेहतर लगता है। दूसरी वजह है साउथ इंडिया लिटरेसी रेट के मामले में नॉर्थ से कहीं आगे है, और इसमें वहां का गवर्नमेंट भी काफी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे कर्नाटका पहला स्टेट बना जिसने मिड डे मील की शुरुआत की, जिसकी वजह से वहां का लिटरेसी रेट और ज्यादा सुधर गया। दोस्तों, इसके अलावा केरला देश का पहला राज्य बना जो NOFN यानी नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट को पूरा करा, जिसकी वजह से केरला के गांव में भी नेटवर्क कनेक्शन अच्छा हो गया और गांव के बच्चे भी एडवांस तरीके से पढ़ाई करने लगे। इसके अलावा कई MNC के CEO जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला साउथ से ही है। आपको बता दे, कर्नाटका देश का पहला ऐसा राज्य बना जो IT पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, जिसके वजह से आज वहां IT इकोसिस्टम बन गया है, और इसका परिणाम स्वरूप सिलिकॉन वैली से मशहूर बेंगलोर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इन स्टेट से सीख कर नॉर्थ स्टेट के गवर्नमेंट और यूथ को एजुकेशन, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, न कि इंस्टाग्राम पर भोजपुरी गाना में रील्स बनाने पर। दोस्तों, हमारे प्रयास से एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन